नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए मित्रों, व्याकरण की कुछ कोटियाँ होती हैं, व्याकरण के कुछ शब्द होते हैं जिन पर सवाल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि। तो इनमें से आज हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है संज्ञा। देखो, संज्ञा शब्द के बारे में पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि संज्ञा शब्द का मतलब क्या है। अगर आप संधि की बात करें तो हमने संधियों में भी इसको पढ़ा है कि सम प्लस ज्ञा संज्ञा, है ना। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तो जो सम्यक रूप से किसी का ज्ञान कराए उससे आप संज्ञा कहोगे। और अगर एक शब्द में इस संज्ञा को समझना चाहो तो संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम। आप अपने जहन के अंदर, अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें देखते हो, जितने विचार देखते हो, जितनी अवधारणाएं देखते हो, उन सब का जो नाम है वो संज्ञा है। मतलब जैसे ये मैंने कहा ये कोई वस्तु है, इसको आप मार्कर कह सकते हो, पेन कह सकते हो। तो पेन क्या है इसमें? पेन ये प्लास्टिक नहीं है, ये निब नहीं है, ये पूरा जो संपूर्ण रूप है ना, ये पेन है। तो पेन क्या हुआ? पेन शब्द से इसका नाम पता चलता है, वस्तु का पता नहीं चलता है, वस्तु के नाम का पता चलता है। तो संज्ञा शब्द क्या हुआ? संज्ञा का मतलब हो गया बेसिकली नाम। एक और चीज़ अपने को समझ में आ जानी चाहिए कि सम्यक ज्ञान कराने से क्या तात्पर्य होता है। सम्यक ज्ञान कराने से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे मैंने कहा नदी, या जैसे मैंने कहा पहाड़, तो जैसे ही मैंने नदी कहा तो आपके दिमाग में नदी शब्द आते ही एक बहता हुआ पानी, है ना, उसमें उछालें, नाव वगैरह चलना, किनारे, दो किनारे, कोई पुल वुल, ये छवि आपके दिमाग में आती है। तो ये जो बहते हुए पानी का एक पर्टिकुलर दृश्य आपके मन में आया, वो सिर्फ नदी सुनते ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नदी शब्द ने एक पर्टिकुलर वस्तु का, एक पर्टिकुलर चीज़ का एक रूप आपके दिमाग में बना दिया। ठीक है। तो संज्ञा शब्द का मतलब क्या हुआ? नाम हुआ। अब संज्ञा पर आने से पहले, या संज्ञा की अवधारणाओं पर आने से पहले, उसके कंसेप्ट्स को समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि रीट के अंदर इसके किस किस तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले हम लोग, जैसे रीट तो ये अभी चल रहा है, इसके पहले आर्ट हुआ करता था, तो हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले रहा हूँ मैं, वो है आर्ट का, और उसमें क्या सवाल पूछा गया है देखो। आर्ट का प्रश्न है ये, और जो परीक्षा में सवाल आया था वो ये आया था कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 ऑप्शंस में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। वो ऑप्शंस क्या क्या थे देखो। पशु, पक्षी इत्यादि, सभी जानवर आ गए इसके अंदर। दिशाएं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण वगैरह। तीसरा आ जाएगा गुण, दोष इत्यादि। गुण, दोष इत्यादि। और चौथा आएगा आभूषण इत्यादि। आभूषण इत्यादि। ठीक है मित्रों, तो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो आप में से मैक्सिमम लोग इसका जवाब दे दोगे। इसमें से भाववाचक संज्ञा है गुण, दोष इत्यादि। ठीक है। गुण दोष को आपने भाववाचक संज्ञा क्यों माना? क्योंकि मित्रों देखो, 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक तो होगी वस्तु, है ना, वस्तु जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो दृश्य है, यानी हमारी इंद्रियों से हम जिसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो होगी वो चीज़।
और एक ऐसी चीज़ होती है जिसका ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा गिलास, तो हमने अगर गिलास लिया तो ये जो गिलास है, इस गिलास को हम फील कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, कांच का बना हुआ है, हाथ में ले सकते हैं, यानी ये चीज़ हमें दिखाई देती है, इंद्रियों के द्वारा हम इसका अनुभव, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूँगा प्रेम या घृणा, क्रोध, है ना, विश्वास, ये ऐसी चीज़ें हैं, घृणा को, प्रेम को, क्रोध को हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान इसका प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम क्रोध को देख नहीं सकते, क्रोध क्या चीज़ होती है ना, हम क्रोध को चख नहीं सकते, हम क्रोध को सुन नहीं सकते, हम क्रोध को सूंघ नहीं सकते, हम सिर्फ क्रोध को महसूस कर सकते हैं। मतलब जब हमारे मन में क्रोध आता है किसी चीज़ को, किसी पीड़ा को देखकर या समाज की स्थिति को देखकर, तो वो जो क्रोध हमारे मन में जागृत हुआ वह अमूर्त है, मूर्त नहीं है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, तो वो हमें केवल फील होता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो वो जो मूर्त होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, जिसका हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी वो जिसका हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको हम देख छू नहीं सकते, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो हो गया भाव, उसको आप गुण भी कह दो, उसको विचार भी कह दो, उसको अवधारणा कह दो, लेकिन मूल रूप में क्या रहेगा, वो भाव, भावों को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा, कि जिसको हम महसूस कर सकें। अब इनमें पशु पक्षी, दिशाएं, आभूषण, ये सब हमें दिखाई देती हैं, है ना, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं, लेकिन हम गुण और दोष, जैसे मान लीजिए हमने कहा अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का क्या हुआ, अच्छा एक गुण हो गया, है ना, या क्रूर व्यक्ति, तो क्रूर शब्द क्या हुआ, क्रूरता क्या हुई, ये एक दोष हो गया। तो चाहे हम अच्छे की बात करें, चाहे हम क्रूर की बात करें, अच्छा और क्रूर, इसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, क्या होगा, इसको हम केवल फील कर सकते हैं, है ना। तो ये भाव हैं, तो गुण और दोष इन सबको हम केवल फील कर सकते हैं, और ये भाव हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है मित्रों, ध्यान रखो दोस्तों, परीक्षा के अंदर जो सवाल बनेगा वो सवाल इस चीज़ को लेके भी बन सकता है कि ये जो शब्द दे दिया वो किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूह, तो वो आपसे प्रकार पूछ लेगा। या दूसरा क्या होगा, वो आपको कुछ शब्द या कुछ वाक्य दे देगा, उसमें किसी चीज़ को अंडरलाइन कर देगा, और फिर ये जानना चाहेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न 2017 रीट का है। प्रश्न क्या है मित्रों, उन्होंने एक वाक्य दिया, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अब देखो, इसमें वैसे प्रश्न तो ये था कि उन्होंने सभी जगह शब्द को अंडरलाइन कर रखा था, और नीचे जो ऑप्शंस दिए थे वो क्या थे कि ये क्या है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है, क्या ये क्रिया है, या ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, लेकिन चूंकि हम परीक्षा को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो सभी देख रहे हैं कि सवाल किस तरह से बन सकता है, तो मैं इसमें एक शब्द नहीं है वो भी जोड़ देता हूं, और वो शब्द आएगा विशेषण। मूलतः जब हम व्याकरण की कोटियों की बात करते हैं तो उसमें 8 प्रकार के शब्द होते हैं, जिनमें से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये अलग वर्ग में रखे जाएंगे। क्रिया विशेषण और उसके बाद में समुच्चय, बोधक वगैरह वो अलग वर्ग में रखे जाएंगे। तो वो क्या है, वो वर्ग अभी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। देखो, अब अपने को देखना पड़ेगा कि सभी जगह इसमें से कहाँ रखा जाए। तो हम सभी जगह नहीं, हम विद्वान की बात भी करेंगे कि विद्वान इनमें से क्या है, और पूजे जाते हैं, है ना, ये जो पूजे जाते हैं, ये जो समूह है, ये इनमें से किस में रखा जाएगा। तो पूजना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हो गई कि वह भगवान की पूजा कर रहा था,
या वह भगवान की पूजा कर रहा है। तो पूजा करना अपने आप में क्या हो गया? एक्शन हो गया, कोई काम हो गया, कोई क्रिया हो गई। तो क्रिया को हम यहाँ क्या कहेंगे? क्रिया कह देंगे। तो पूजे जाते हैं क्या हो गया? पूजे जाते हैं क्रिया हो गया। ठीक। विद्वान, देखो विद्वान, मूर्ख, ये सब गुण होते हैं, विशेषण होते हैं। तो विशेषण क्या होगा? जैसे हमने कहा, विशेषण किसको कहोगे? जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताए, है ना? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताएगा उसको हमने विशेषण कह दिया। जैसे हमने कहा गर्म पानी, तो पानी की विशेषता कौन क्या बता रहा है? गर्म शब्द, कि गर्म है, तो गर्म क्या हो गया? विशेषण हो गया। हमने कहा विद्वान पुरुष, विद्वान व्यक्ति या विद्वान लड़का, तो विद्वान पुरुष जब हमने कहा तो पुरुष शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? विद्वान। तो विद्वान क्या हो गया? विद्वान हो गया एक विशेषण। जैसे विद्वान का स्त्रीलिंग अगर बनाए तो हम कहेंगे विदुषी महिला, है ना? जब महिला को हम विद्वान बताना चाहेंगे, ज्ञानी बताना चाहेंगे, तो उसके लिए विद्वान शब्द नहीं लगाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे विद्वान महिला, वो गलत हो जाएगा। महिला के साथ में विद्वान का स्त्रीलिंग आएगा जो हम कहते हैं विदुषी, तो विदुषी महिला। तो विदुषी क्या है अपने आप में? विदुषी अपने आप के अंदर विशेषण है। जैसे हमने कहा मूर्ख बालक, है ना? मूर्ख बालक का मतलब क्या हुआ? बालक शब्द की विशेषता बता रहा है मूर्ख, कि वो मूर्ख है, तो मूर्ख शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस तरह देखा जाए तो विद्वान शब्द क्या निकल के आ रहा है? विशेषण निकल के आ रहा है। लेकिन इस वाक्य के अंदर विद्वान शब्द जो कि कर्ता के स्थान पर रखा हुआ है, और कर्ता के स्थान पर रहने की वजह से वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्वान शब्द अब यहाँ पर किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। विद्वान शब्द यहाँ पर एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोई भी शब्द विशेषण कब होगा? कोई भी शब्द विशेषण तब होगा जब उसके बाद में कोई शब्द आएगा। इसको ज़्यादा स्पष्ट लिखना चाहें तो कोई संज्ञा शब्द आएगा, है ना? जैसे मैंने अभी क्या कहा, मूर्ख बच्चा या मूर्ख बालक, तो बालक शब्द संज्ञा हो गया और मूर्ख शब्द विशेषण हो गया। तो अगर विशेषण के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ रहा है तो ही वो विशेषण है। अब यहाँ पर देखो विद्वान के बाद में तो कोई संज्ञा शब्द आ ही नहीं रहा, या कोई भी वस्तु का, किसी चीज़ का नाम नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्वान शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं रहेगा, क्योंकि इस जगह पर ये क्या हो रहा है? किसी वर्ग को बता रहा है। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं का मतलब क्या निकल कर आता है? कि विद्वान लोग, विद्वान आदमी, तो विद्वान आदमियों के समूह को ये, उस वर्ग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विद्वान शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब सभी जगह क्या चीज़ है मित्रों? तो देखो, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये शब्द जो शब्द होते हैं, ये शब्द क्या बताते हैं? ये शब्द बताते हैं किसी की विशेषता को। लेकिन किस चीज़ की विशेषता को? जैसे मान लीजिए हमने कहा आगे चलो, है ना, या धीरे चलो, या तेज दौड़ो। तो धीरे, आगे, तेज, ये सब शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द, इनके पीछे जो शब्द आ रहे हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। और उनके पीछे आने वाले शब्द क्या हैं? तेज दौड़ो में तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है, और दौड़ना अपने आप में क्या है? क्रिया है। यानी ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बता देंगे, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। तो सब जगह है, अंदर बाहर, है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? पूजे जाने की, कि भाई कहाँ पूजे जाते हैं? वो सब जगह पूजे जाते हैं। तो पूजे जाना क्रिया हो गया, और इसकी विशेषता बताने वाली ये जो चीज़ क्या हो गई? ये होगी क्रिया विशेषण। सभी जगह क्रिया विशेषण हुआ, यानी तीन चीज़ें निकल कर आई। विद्वान क्या है? संज्ञा। सभी जगह क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। और क्रिया क्या है? पूजे जाते हैं। तो ये एक वाक्य से, उसने तो एक सवाल पूछा, परीक्षा में तो एक ही सवाल आया, लेकिन हमने इसके 3 सवाल बना लिए। और ये इसलिए बनाए ताकि हमें समझ में आ जाए कि किसी भी वाक्य के अंदर किस किस तरह से प्रश्न बन सकता है। मैं महसूस कर सकता हूँ मित्रों कि ये जो पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं, और ये जो उदाहरण हमने लिए हैं, इनमें से ये आपको कई कठिन लग सकते होंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी व्याकरण होती है तो वो दिखने में एक बार थोड़ी सी जटिल जरूर लगती है, क्योंकि वो कंसेप्ट्स पे चलती है, अवधारणाओं पे चलती है। और अपनी कोशिश ये रहेगी, जैसे हमारा
पूरा एक शेड्यूल रहा है हिंदी पढ़ने पढ़ाने का कि हम लोग कंसेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से समझेंगे, और एक बार कंसेप्ट हमारे समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में हम कुछ ट्रिक्स भी समझ लेंगे जिनके माध्यम से हम ये समझें कि कोई भी संज्ञा जातिवाचक है या भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है, तो वो कुछ ट्रिक्स भी होंगी, लेकिन वो ट्रिक्स तब काम करती है मित्रों जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना। जैसे मान लीजिए एक ट्रिक है कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, उन बौद्ध संगीतियों के लिए ट्रिक होती है साहब रावे पाक। रावे पाक क्या हो गया? ये उन जगहों के नाम है जहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो केवल ट्रिक याद करने से, ट्रिक तो मैंने बता दी रावे पाक, अब बता दो इसका जवाब कि 4 संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई, नहीं बता पाओगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि रा का मतलब राजगृह है, वे का मतलब वैशाली है, पा का मतलब पाटलिपुत्र है, और क का मतलब कश्मीर कुंडलवन है। अब आपको समझ में आ गया, जैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, अच्छा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन है ना, रावे पाक। तो ट्रिक्स कब काम करेंगी? जब अवधारणाएं अपने को समझ में आएंगी। तो हम वही कर रहे हैं, हम अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अवधारणाओं को समझने से पहले हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वाक्य के अंदर ये जो व्याकरण की कोटियाँ हैं वो कैसे निकाली जाती हैं, ठीक है ना। और हम अभी जिस कोटि की बात करेंगे वो होगी संज्ञा। हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में बात करेंगे, फिर हम सर्वनाम पर भी आएंगे, क्रिया पर भी आएंगे, विशेषण पर आएंगे, फिर हम क्रिया विशेषण पर आएंगे, है ना। तो संज्ञा शब्द की चर्चा चल कर रहे हैं हम लोग। एक सवाल और है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। वो प्रश्न 2014 के अंदर आया था रीट के अंदर कि कवि शब्द क्या है, मतलब कौन सी संज्ञा है। तो क्या वो व्यक्तिवाचक है, या वो जातिवाचक है, या वो भाववाचक है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है मित्रों। अब कवि क्या चीज़ है? कवि एक वर्ग को बताता है, एक ग्रुप को बताता है, एक समूह को बताता है। किन किन लोगों का समूह? जो कविताएं लिखते हों। तो कवि उन पुरुषों का समूह को रिप्रेजेंट करता है। कवि शब्द आदमियों के, पुरुषों के उस समूह को रिप्रेजेंट करता है जो कविताएं लिखते हैं। तो क्या महिलाओं के लिए भी हम कवि शब्द काम में ले सकते हैं? नहीं मित्रों। जैसे मैंने आपसे कहा था कि महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं होगा, विदुषी शब्द का प्रयोग होगा। उसी प्रकार जो कवि शब्द है ये पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है जो कविताएं लिखती हैं, कवयित्री। कवयित्री, महिला कोई कविता लिखेगी कवयित्री, पुरुष कोई कविता लिखेगा कवि। तो ये कवि और कवयित्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ग को। किन लोगों का वर्ग? जो कविताएं लिखता है। चूंकि ये ग्रुप को, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जातिवाचक में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? जब हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे तब हमें और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है मित्रों। तो आपको एक मोटी मोटी चीज़ समझ में आई कि भाई संज्ञा जो होती है वो नाम है, ठीक है। और ये जो नाम है संज्ञा, उसको लेके परीक्षाओं के अंदर क्या पैटर्न चलता है, परीक्षाओं में किस तरह के सवाल आते हैं, हमने रीट और आर्टरेट के उदाहरणों से उसको समझा। अब हम इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा कहते किसको हैं। देखिए मित्रों, अभी मैं संज्ञा की परिभाषा पर नहीं आ रहा हूँ, हालांकि इसको आप परिभाषा भी मान सकते हो, लेकिन अभी हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे। क्योंकि परिभाषा में और कंसेप्ट में अंतर क्या होता है? परिभाषा आपको एक लाइन दे दी जाती है, आप उसको याद कर लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, है ना। कॉम्पिटिशन क्लासेस के अंदर अपने को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े प्रैक्टिकल प्रश्न होते हैं, है ना। विद्वान सभी जगह पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल सवाल था, है ना। केवल रटने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे, और उन कंसेप्ट्स को समझने के लिए मुझे ये पंक्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगी। क्या? कि संज्ञा विकारी शब्द है जिससे प्रकृति या कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित होता है। अब इसके अंदर हमें 2-3 शब्दों के बारे में बात करनी है। जैसे हमने इस बारे में तो बात कर ही ली है, नाम। एक हमें बात करनी है वस्तु के बारे में, एक हम बात करेंगे विकारी के बारे में, और हम बात करेंगे प्रकृत और कल्पित
सृष्टि के बारे में। सृष्टि का मतलब दुनिया है ना। तो एक दुनिया तो हो गई प्रकृत दुनिया, यानी जो हमें दिखाई दे रही है, पदार्थों वाली, प्राणियों वाली दुनिया। एक हो गई कल्पित, कल्पना लोक वाली दुनिया, या जिस दुनिया को हम मूर्त रूप में देख नहीं सकते। अभी बात की थी ना कि अच्छा बुरा, ये जो गुण हैं, ये सारे गुण क्या हैं, ये सारे गुण हम देख नहीं सकते। क्रोध, हम इसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो कल्पित दुनिया में चला जाएगा। अब मामला आता है कि भाई संज्ञा क्या चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई नाम, नोमेनक्लेचर। अंग्रेजी में हम लोग जो नोमेनक्लेचर है उसी को संज्ञा कह देंगे कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन तो एक नोमेनक्लेचर है भाई, किसी भी चीज़ का नाम दे देना, किसी भी चीज़ का नामकरण कर देना अपने आप में संज्ञा को सूचित करता है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, पंखा, दीवार, दरवाज़ा, मेज़, है ना, या क्रोध, बोर्ड, बिजली, लाइट, इन मतलब ये हर चीज़, जितने भी नाम, जितनी भी वस्तुएं आप सोच सकते हो, उन सब वस्तुओं के जो नाम हैं वो संज्ञा है। तो संज्ञा इज इक्वल टू क्या हो गया, नाम हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम चर्चा करेंगे कि वस्तु क्या चीज़ होती है मित्रों। तो वस्तु के अंदर देखो, वस्तु के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं। मैंने आपसे कहा वस्तु में दो चीज़ें शामिल होती हैं, तो उससे आपको ये लगा है कि भाई प्राणी सजीव है ना, और पदार्थ निर्जीव। जैसे मानव सजीव हो गया, प्राणियों में आ गया। पशु, गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस, है ना, प्राणियों में आ गया। पदार्थ के अंदर जितने भी मैटर होते हैं, सोना, चांदी, मेज, कुर्सी, घड़ी, पंखा, टीवी, ये सब पदार्थ हो गए, है ना। तो इनको हम लोग वस्तु मान लेते हैं कि प्राणी भी एक वस्तु है और पदार्थ भी एक वस्तु है। लेकिन मित्रों, ये वस्तु शब्द का बड़ा सीमित अर्थ है। वस्तु के अंदर प्राणी एवं पदार्थ के साथ उनके गुण, धर्म इत्यादि को भी शामिल करते हैं। हम लोग क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वस्तु क्या है। वस्तु किसको कहोगे। अभी तक हम जिनको वस्तु मान रहे थे, मेज, कुर्सी, पंखा वगैरह वगैरह, है ना, वस्तु शब्द इससे आगे बढ़ रहा है। वस्तु शब्द इनसे पदार्थों से आगे बढ़ के प्राणियों तक पहुंचा, यानी इंसान वस्तु है, कुत्ता बिल्ली वस्तु हैं। और अब वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ रहा है कि केवल कुत्ता बिल्ली या पदार्थ ही नहीं, उनके जो गुण हैं उसको भी आप वस्तु में शामिल करोगे। जैसे आग के अंदर दाहकता, मतलब आग जलाने का काम करती है ना, तो आग भी वस्तु है और दाहकता भी वस्तु है। पानी में तरलता, तो पानी अपने आप में वस्तु हो गया, और तरलता का जो गुण है उसके अंदर, वो भी वस्तु में शामिल होगा। लिखा है ना साफ साफ, प्राणी एवं पदार्थ के साथ उनके गुण, उनके धर्म या उनके व्यापार, है ना, कुछ भी आप कह लीजिए, इत्यादि को भी शामिल करते हैं किसमें, वस्तु के अंदर। ऐसे ही और आ जाओ, जैसे मनुष्य के अंदर बुद्धि, तो मनुष्य भी वस्तु है और उसकी बुद्धि भी वस्तु है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि वस्तु शब्द अपने आप में कितना बड़ा है। अब देखो इस पंक्तियों को कि संज्ञा, अब जो भी शब्द इनको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, किसी वस्तु का नाम सूचित होता है, संज्ञा से किसी वस्तु का नाम सूचित होता है। अब वस्तु का मतलब हम लोग केवल मेज कुर्सी नहीं लेंगे, हम यहाँ पर प्राणी, पदार्थ और उनके गुण और उनके धर्मों को भी लेंगे, ठीक है। तो वस्तु भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रकृत और कल्पित सृष्टि के बारे में। अब तक मैं आपसे जितना बोल चुका हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि प्रकृत का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो यथार्थ में हो। प्रकृति में मतलब प्रकृति में जो भी चीजें मिल रही हैं जो यथार्थ में हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जिसको हम पकड़ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ पदार्थ में है, ठीक है। जैसे मान कुछ लोग ये भी अंतर कर देते हैं, और मैंने कई जगह देखा है, पुस्तकों में, गाइडों, ऑथेंटिक बुक्स में तो नहीं देखा, लेकिन गाइडों में देखा है। गाइडों में क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या समझाते हैं वो लोग कि भाई दो बात हो गई, दो चीज़ें हो गई। एक तो वो जिसको हम देख सकते हैं, जो दृश्य है,
ठीक है, वो तो हो गया पदार्थ में। और एक वो चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते वो चला जाएगा भाव में, है ना। तो इसका मतलब उदाहरण क्या देंगे, उदाहरण देंगे भाई पानी है, हम देख सकते हैं तो दृश्य में है, लेकिन तरलता को हम देख नहीं सकते तो ये भाव में चला गया। ओके, समझ में आती है बात। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ केवड़े का इत्र, अब इत्र क्या चीज़ है, इत्र हमें दिखाई नहीं देता, मतलब इत्र की खुशबू। अगर आपने इत्र लगा रखा हो तो आपके पास में निकलने वाला व्यक्ति तुरंत महसूस कर लेगा, अरे अरे आपने तो केवड़े का इत्र लगा रखा है, तो उसको ना तो वो दिखाई दिया, है ना, और क्योंकि दिखाई नहीं, क्योंकि वो तो महक है, महक दिखाई नहीं देती। अब वो दिखाई नहीं दिया तो उसको कहाँ होना चाहिए था, भाव में होना चाहिए था इत्र को। लेकिन इत्र भाव में नहीं जाएगा, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या सूंघ तो सकते हैं ना उसको। इसीलिए मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया कि जिसको हम देख सकते हो, चख सकते हो, छू सकते हो और सूंघ सकते हो। मतलब हमारी जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, इन पंचेंद्रियों से हम उसको महसूस कर सकते हो, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना इंद्रिय गम्य, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हो। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रकृति के अंदर यथार्थ में जो चीज़ हमें मिल रही है, इसमें इत्र भी आ जाएगा, इत्र की खुशबू भी आ जाएगी, वो भी क्योंकि इत्र की जो खुशबू है वो इत्र के कारण है, तो इत्र किस में रखा जाएगा, यथार्थ में रखा जाएगा, यानी प्राकृतिक वस्तु में रखा जाएगा, प्रकृति में रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या, इसको और समझने के लिए कि जो चीज़ वास्तविक रूप में हमारे सामने मौजूद हो, वास्तविक रूप में हमारे सामने मौजूद हो, जिसके लिए हमें सोचना ना पड़े, जिसके लिए हमें अनुमान ना करना पड़े, है ना, ऐसी कोई चीज़, उसको हमने कहा प्रकृत, जिनको हम इंद्रियों से जान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आई वो कौन सी थी, कल्पित। कल्पित का मतलब जिसको हम सोच सकें, अनुभव कर सकें। मतलब जो इंद्रिय गम्य नहीं हो। प्रकृत चीज़ें इंद्रिय गम्य होंगी और कल्पित वस्तुएं इंद्रिय गम्य नहीं होंगी, केवल सोच सकते हैं उनके बारे में। क्रोध के बारे में केवल सोच सकते हैं, प्रेम के बारे में केवल सोच सकते हैं, घृणा के बारे में केवल सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, कल्पित में चली जाएंगी। अब जरा इधर आइए वापस, देखो संज्ञा विकारी शब्द है जिससे प्रकृत समझ में आता है। अब प्रकृत के अंदर सारे जो वस्तु हमारे सामने है, पदार्थ, वो सारी आ गई। ठीक है, प्रकृत या कल्पित, जिनको हम कल्पना कर रहे हैं, जिनको हम विचार में ला रहे हैं, उस सृष्टि की किसी वस्तु, अब सारी वस्तुएं आ गई और वस्तुओं की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई, वस्तुओं का मतलब भी समझ में आ गया कि न केवल प्राणी और पदार्थ, बल्कि उनके गुण, उनके भाव, उनके धर्म, उनके व्यापार, इन सबको आप किस में शामिल करोगे, वस्तु में। तो वस्तु अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द हो गया। ठीक है, का नाम सूचित होता है उसे संज्ञा कहेंगे। तो अल्टीमेटली वस्तु संज्ञा नहीं है, वस्तु का नाम संज्ञा है। ये जो पदार्थ है ये संज्ञा नहीं है, इसका नाम पेन, तो वो जो उसका नाम है वो संज्ञा है। वस्तु का, वस्तु तो पदार्थ है हमारे सामने, इस वस्तु का नाम मेज एक पदार्थ है, लेकिन पदार्थ का सूचक नहीं है। पदार्थ जो ये मेज है ये संज्ञा नहीं है, इसका जो नाम आ गया मेज, ये मेज शब्द जो है ये संज्ञा है, जो किसी भी वस्तु का नाम सूचित करे। अब मामला आता है विकारी। विकारी क्या चीज़ है मित्रों, देखो विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। नाम से समझ में आता है विकारी मतलब जिसमें बुराइयां हो, विकारों से युक्त हो। अविकारी जिसमें कोई बुराई ना हो, सामान्य अर्थ तो यही है। लेकिन मित्रों ये अर्थ बड़ा अजीब हो जाएगा। अजीब क्यों हो जाएगा, क्योंकि विकारी शब्दों पर बात करने से पहले या विकारी प्रकार के शब्दों पर बात करने से पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि विकार शब्द का मतलब क्या है। मैंने कहा ना कि परिभाषाएं तो आपको किताबों में मिल जाएगी, हम लोग यहाँ कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल में हिंदी को पढ़ा कैसे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए विकार शब्द क्या होता है। देखो विकार का सामान्य अर्थ तो क्या हो गया, बुराई, लेकिन विकार का सही अर्थ ये है कि रूप परिवर्तन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विकार शब्द का मतलब है रूप परिवर्तन। क्या मतलब निकला भाई, अपन ने एक रबड़ लिया,
बालों में लगाने वाला रबर बैंड होता है ना, उसको अपन ने खींचा तो खींचते ही वो लंबा हो गया, यानी इसकी जो सामान्य स्थिति थी उससे अब स्थिति में विकृति उत्पन्न हो गई, विकार पैदा हो गया। ठीक है, या हम दूसरा रबड़ लेते हैं मिटाने वाला, उसको हमने दबाया तो थोड़ा सा दब जाएगा वो, है ना। या हमने तकिया लिया, स्पंज का तकिया लिया और उसको दबा दिया, तो स्पंज के तकिए का जो सामान्य रूप था, जैसे हमने उसको दबाया तो ये विकृति आ गई, ये विकार हो गया। इसका मतलब, विकार का मतलब केवल बुराई नहीं है मित्रों, वो तो उसका एकांगी अर्थ होगा, बहुत साधारण, मतलब उसका केवल एक अर्थ होगा। विकार शब्द का मतलब क्या होता है? किसी की भी स्थिति में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, सामान्य स्थिति में जो परिवर्तन आएगा उसको हमने विकार कहा। एक चीज़ और आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे मन है हमारा, इस मन की सामान्य स्थिति है, बिल्कुल सहज भाव है, सामान्य बैठा हुआ है आदमी, अचानक क्रोध आ जाए तो जैसे ही क्रोध आया मन की सामान्य स्थिति में परिवर्तन आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर सामान्य स्थिति में मन है और किसी को देखकर माता ने अपने बच्चे को देखा और प्रेम आ गया, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव आ गया, प्रेमी ने प्रेमिका को देखा और उसके मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ, तो ये जो प्रेम शब्द है, प्रेम, ये क्या है? मन की सामान्य स्थिति थी और जैसे ही प्रेम जागृत हुआ मन की स्थिति में विकृति आ गई, क्रोध में भी विकृति आ गई, प्रेम में भी विकृति आ गई, क्योंकि सामान्य नहीं रहा। किसी से हमने घृणा की तो हमारा मन सामान्य नहीं रहा, घृणा की स्थिति में आती मन में परिवर्तन हो गया, विकृति आ गई। तो क्या हम क्रोध, प्रेम और घृणा को विकार कह सकते हैं? हाँ मित्रों, ये मनोविकार कहे जाते हैं। जब कभी भी आप साहित्य में जाओगे और आप मनोविकार पढ़ना चाहोगे तो मनोविकारों में आप प्रेम, घृणा, शोक, लज्जा, इन सबको पढ़ते हो, तो ये भी मन के विकार हैं। तो अब आपको विकार शब्द समझ में आ गया कि विकार शब्द का मतलब केवल बुराई से नहीं है, विकार शब्द एक नेगेटिव शब्द नहीं है, विकार शब्द का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, स्थिति में परिवर्तन। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा का रूप परिवर्तन होना चाहिए अलग अलग चीज़ों के कारण, और अलग अलग चीज़ों के कारण अगर इसका रूप परिवर्तन होता है तो वो चीज़ें कौन सी हैं, जरा उनको जान लें। ठीक है, तो विकारी शब्द आप किसको कहोगे? विकारी शब्द आप कहोगे जब कोई भी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के कारण अपना रूप परिवर्तन कर दे। मैं लिख रहा हूँ इस बात को कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के कारण जिन शब्दों या जिन व्याकरण की कोटियों, व्याकरण की कोटियां कौन सी हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण वगैरह, है ना। तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण जिन शब्दों का मतलब व्याकरण की कोटियों में परिवर्तन आ जाए तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने ये कह दिया कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, तो संज्ञा को आपने विकारी शब्द क्यों कहा? क्योंकि संज्ञा के अंदर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इनके कारण परिवर्तन आना चाहिए। तो इनकी वजह से क्या संज्ञा में परिवर्तन आता है, जरा एक बार उसको समझें। सबसे पहले लेते हैं लिंग के कारण। देखो, मैंने आपसे कहा कि हमारी जितनी भी हमारी सृष्टि है, चाहे वो ये प्रकृति वाली सृष्टि हो जिसको हमने प्रकृत सृष्टि कहा, या हमारी काल्पनिक सृष्टि हो, हमारे विचारों की दुनिया हो जिसको हमने कल्पित सृष्टि कहा, तो चाहे हमारी ये मूर्त दुनिया हो, चाहे कल्पना की या विचारों की दुनिया हो, इन दोनों विचारों में जिस भी वस्तु का कोई नाम है
वो संज्ञा है। तो कोई भी नाम जो आपके दिमाग में आ रहा है वो नाम अपने आप में संज्ञा है। तो हम एक नाम पकड़ते हैं, जैसे हमने कहा लड़का, छात्र, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं लिंग की। तो लिंग परिवर्तन करते ही क्या इनमें परिवर्तन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लड़का शब्द क्या हो गया? लड़की हो गया, लड़की हो गया। छात्र शब्द क्या हो गया? छात्रा हो गया, है ना? ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे, यहां लिखते हैं। तो लड़का, छात्र, रूप परिवर्तन हुआ, लड़की और छात्र। तो प्रूव हो गया कि भाई संज्ञा से संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्योंकि लिंग की वजह से उसमें विकार उत्पन्न होता है ना? लड़के, लड़कों, लड़कियां, ये सब परिवर्तन हो रहे हैं रूपों में। अगर हम ये कहते हैं कि लड़का गाता है, तो क्रिया आ गई है, गाना क्रिया हो गई। अब लड़का गाता है या छात्र पढ़ता है, पढ़ना भी अपने आप में क्रिया हो गई। और जैसे ही लिंग में परिवर्तन हुआ, इनमें भी परिवर्तन हो गया। लड़की गाती है और छात्रा पढ़ती है। इसका मतलब ये कि संज्ञा के साथ में जो क्रियाएं हैं वो भी विकारी शब्द हैं। बात समझ में आती है ना? लिंग की वजह से न केवल संज्ञा में बल्कि क्रियाओं में भी विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए संज्ञा और क्रिया दोनों विकारी शब्द हैं। तो अभी तो हमने एक उदाहरण लिया है ये कि लिंग के कारण, क्या वचन के कारण इनके रूप में परिवर्तन होते हैं क्या? शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं क्या? हम लोग अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं, है ना? संज्ञा भी शुरू नहीं की अपन ने। हम संज्ञा को शुरू करने से पहले, चूंकि संज्ञा भी एक विकारी शब्द है, हम विकारी शब्दों को समझ रहे हैं। देखिए अगली चीज आ गई, वचन। लड़का बहुवचन करते ही क्या हो जाएगा? लड़के, ठीक है ना? तो जैसे ही लड़का शब्द था ये एक वचन में था, बहुवचन करते ही लड़के बन गया, और तो संज्ञा शब्द में परिवर्तन हो रहा है। अब आगे बढ़े, लड़का गाता है और लड़के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गाते हैं। बात समझ में आती है? तो यहां पर भी आप रूप परिवर्तन देख रहे हो, किसकी वजह से? वचन की वजह से। पहले तो अपन ने रूप परिवर्तन देखा था लिंग की वजह से, और अब हम देख रहे हैं वचन की वजह से। तीसरा क्या है? पुरुष। पुरुष क्या चीज़ है मित्रों? पुरुष में देखो, पुरुष जो होते हैं ये सर्वनाम की कोटियां हैं। सर्वनाम जब आएगा मैं आपको और समझा दूंगा। और पुरुष में जैसे मूल चीज़ क्या होती है? मूल चीज़ ये होती है कि 3 लोग हो गए दुनिया में, हमेशा 3 लोग हो गए। कौन कौन? सबसे पहली चीज़ वक्ता, बोलने वाला। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया प्रथम पुरुष, या इसको हम उत्तम पुरुष कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आप सुन रहे हो, ये इसको हमने कह दिया द्वितीय पुरुष, या इसको हमने कह दिया मध्यम पुरुष, है ना। और अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, जैसे हम बात करते हैं मोहन के बारे में, तो न तो मैं मोहन हूँ कहने वाला, ना आप मोहन हो सुनने वाला। हम बात कर रहे हैं मोहन के बारे में कि मोहन आने वाला है। आप और मैं दोनों तो यही हैं, मोहन आने वाला है ना। तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और मोहन हो गया अन्य पुरुष। तो जो 3 कोटियां हैं, ये 3 कोटियां सर्वनामों को बताती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं, है ना, उत्तम पुरुष, अंग्रेजी में इसको फर्स्ट पर्सन कह देते हैं। मध्यम पुरुष अंग्रेजी में सेकंड पर्सन हो गया, और अन्य पुरुष अंग्रेजी में थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये कहा कि मैं
गाता हूँ। ठीक है, मैं गाता हूँ। उत्तम पुरुष के अंदर मैं गाता हूँ ये रूप चल रहा है। मध्यम पुरुष के अंदर जैसे मैं कहूँगा तुम गाते हो, सम्मान दे रहा हूँ। और अगर आप मेरे मित्र हो तो मैं कह सकता हूँ तू गाता है। तो तू गाता है ये भी शब्द है, और तुम गाते हो ये भी शब्द है। तो तुम गाते हो, है ना। अब अन्य पुरुष में वह, एक तो हो गया वे गाते हैं, वे गाते हैं, या वह गाता है। वे बहुवचन में है तो यहाँ बिंदी लग जाएगी, वे गाते हैं। वह एक वचन में है तो वह गाता है, यहाँ बिंदी नहीं आएगी। अब देखो यहाँ ये गाता, गाते, गाते, गाता, रूप परिवर्तन हो रहा है ना। किसकी वजह से हो रहा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की वजह से हो रहा है ना। तो ये जो रूप परिवर्तन हुआ, ये रूप परिवर्तन किस वजह से हुआ? पुरुष के कारण हुआ, है ना। तो लिंग, वचन, पुरुष, तीन बातें समझ में आती हैं। अगला शब्द क्या था मित्रों? अगला शब्द था कारक। लिंग, वचन, पुरुष, कारक। कारक की बात करते हैं। चौथा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से इत्यादि, है ना। ये हम पढ़ते हैं कारकों में। असल में कारक क्या है? कारक असल में संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से तय करते हैं। राम ने रावण को मारा, तो राम शब्द के साथ में ने जुड़ गया। तो अब ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर जो राम है वो करने वाला है, करता है। आगे जो कुछ भी सूचना लिखी हुई है वो सब राम ने की है। तो राम ने क्या किया? राम ने रावण को मारा। अगर आप इसमें से ने हटा दोगे तो राम रावण को मारा, समझ में नहीं आएगी बात। राम रावण को मारा, बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ने लगाना पड़ेगा। यानी क्या हुआ? जो कारक होते हैं वो संज्ञा का, बाकी जो पूरा सेंटेंस है उस सेंटेंस में संज्ञा के बाद आने वाली जितनी चीज़ें हैं उनके साथ में उसके संबंधों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, हम एक एक उदाहरण लें। जैसे हम बात करें, शब्द है बच्चा, ठीक है, बालक, बच्चा। अब जैसे ही मैं लिखता हूं बच्चे ने फल तोड़ा, देखो ऊपर तो बहुवचन था इसलिए गाते हो गया था, है ना। या किताबों से, पुस्तक से पुस्तकें हो गया था। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक एक वचन और पुस्तकें बहुवचन, है ना। यहाँ पर बच्चा एक वचन में है और इस वाक्य में भी जो बच्चा शब्द है वो एक वचन में ही है। लेकिन जैसे ही ये कर्ता कारक के रूप में यहाँ पर आया, इसका रूप परिवर्तित हो गया, बच्चे हो गया। ये यहाँ पर आ की मात्रा थी, यहाँ पर एक ही मात्रा लग गई, यानी विकार हो गया ना ये संज्ञा के अंदर, बच्चे हो गया है। बच्चे ने फल तोड़ा, यहाँ पर बच्चा जो शब्द था वो अगर लिख देते हम तो वाक्य गलत हो जाता। बच्चा ने फल तोड़ा नहीं बैठेगा, है ना। क्या होगा? बच्चे ने फल तोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कारक की वजह से यहाँ पर, कर्ता कारक की वजह से यहाँ पर रूप परिवर्तन हुआ। एक और चीज़ लेते हैं, जैसे उदाहरण, हम कारक नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सामान्य से उदाहरण दूंगा। आगरा एक बड़ा फेमस स्थान है भाई, आगरा के अंदर ताजमहल है। तो आगरे में कुछ खाने की चीज़ भी फेमस है ना। क्या चीज़ फेमस है? पेठा। तो जैसे ही आप मेरे घर आए और मैंने आपको पेठा आपके सामने प्लेट में रखा, मैंने कहा खाओ भाई, और आप पूछोगे क्या चीज़ है ये, तो मैं क्या कहूँगा आपसे कि ये आगरे का पेठा है। आगरा से क्या बन गया? आगरे बन गया, आगरे का पेठा। संबंध कारक आते ही संज्ञा के अंदर रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम एक और शब्द कहें कि किसी लड़के को आपको बुलाना है, कोई लड़का है ना, आपका दोस्त है, तो आप क्या कहोगे उसको? अरे लड़के इधर आ। क्या बोला आपने? अरे लड़के इधर आ।
लड़का शब्द था, संबोधन कारक के रूप में आती क्या हो गया, लड़के हो गया, है ना। या हे अंधे भक्त, है ना। कौन थे अंधे भक्त, सूरदास। तो हे अंधे, अंधा नहीं कहा आपने, हे अंधा नहीं कहा, अंधा संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन जैसे आप उसको संबोधन करोगे तो आप क्या बोलोगे, हे अंधे। तो हे अंधे, अरे लड़के, है ना। ये शब्द सारे क्या हैं, ये सारे शब्द बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से, कारकों की वजह से संज्ञा का रूप परिवर्तन हो जाता है। एक और शब्द ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कंगन है, उसमें जो धातु डली हुई है वो सोना है, गोल्ड है वो, तो आप क्या कहोगे उसको, सोना का कंगन कहोगे क्या, नहीं, क्या कहोगे, सोने का कंगन। हम क्या चर्चा कर रहे हैं मित्रों, हम विकारी शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के आधार पर। अभी हम यहाँ पर कारकों पर चल रहे हैं। संबंध कारक आ गया, सोना उस धातु का नाम है जिसका वो कंगन बना हुआ था, तो आपने सोना का कंगन नहीं कहा, आपने क्या कहा, सोने का कंगन। तो सोना शब्द किस में परिवर्तित हो गया, सोने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चल रहे होंगे और जिस अवधारणा को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझते चल रहे होंगे। अन्यथा आप एक काम कर सकते हो कि इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे संज्ञा, सर्वनाम, इन सब में बहुत तकलीफें आपको आने वाली हैं। एक चीज़ और क्लियर कर दूं मित्रों, ये रटने की चीज़ें नहीं है। किस किस को रटोगे, कितने शब्द हैं जिनको आप रटोगे कि इसको हम व्यक्तिवाचक माने, किसको हम जातिवाचक माने। हम कंसेप्ट को समझें, कंसेप्ट को समझने से हमें व्याकरण की पूरी जो चीज़ है, वो सारी कोटियाँ वो एक साथ समझ में आएंगी, हम उसको ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब आते हैं हम काल के ऊपर। पांचवा जो विकारी शब्द का द्योतक है या विकारी शब्द को बताने वाला है वो है काल। ठीक है, तीन काल पढ़ते हो आप, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वैसे फिलॉसफी के अंदर ये माना जाता है कि काल का विभाजन संभव ही नहीं है। काल तो एक सतत वस्तु है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई चीज़ सतत, जैसे आज पेन है, इसके टुकड़े कर सकते हैं। अब कोई चीज़ लगातार हो रही है, लगातार घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, एक गोल चक्कर घूमे जा रहा है, तो आप कहाँ काटोगे उसको, नहीं काट सकते। फिलॉसफी ये कहती है कि काल अनंत है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए उसका विभाजन असंभव है। लेकिन हमें दर्शन नहीं पढ़ना है मित्रों, हम तो यहाँ पर व्याकरण समझ रहे हैं। तो व्याकरण में हम तीन कालों को पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया भूतकाल, एक हो गया वर्तमान काल और एक हो गया भविष्य काल। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने फुटबॉल खेला, मैंने फुटबॉल खेला, पास्ट टेंस में चला गया, मैं फुटबॉल खेलता हूं या खेल रहा हूं। प्रेजेंट टेंस आ गया, वर्तमान काल में आ गया, और मैं फुटबॉल खेलूंगा, खेला, खेलता, खेलूंगा। ये तीनों परिवर्तन किसकी वजह से आए, काल की वजह से आए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो विकारी शब्द हैं, उन विकारी शब्दों में इनकी वजह से परिवर्तन आ जाता है। तो क्या कुछ शब्द अविकारी भी हैं, बिल्कुल हैं अविकारी। अभी हम अविकारी शब्द नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं नहीं, नहीं एक ऐसा शब्द है जो अविकारी है, यानी नहीं शब्द के ऊपर इनमें से किसी चीज़ का असर नहीं होगा। ना तो लिंग से नहीं शब्द बदलेगा, नहीं कैसे, देखो लड़का गाता है, लिंग में अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो लड़का नहीं गाता है, लड़की नहीं गाती है, दोनों में नहीं आ गया। ठीक है, अगर हम वचन की बात करें तो लड़का एक वचन नहीं गाता है, लड़के बहुवचन, लड़के नहीं गाते हैं। तो नहीं शब्द में एक वचन बहुवचन का भी असर नहीं हुआ। मैं नहीं गाता, तुम नहीं गाते, वे नहीं गाते, नहीं शब्द का किसी भी पुरुष की वजह से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चे ने फल नहीं तोड़ा, ये आगरे का पेठा नहीं है ना। अरे लड़के इधर नहीं आ, नहीं आनी होता है मत आ, है ना।
यह सोने का कंगन नहीं है। भूतकाल में मैंने फुटबॉल नहीं खेला, मैं फुटबॉल नहीं खेलता, मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा। हमने नहीं को बदला नहीं, नहा नहीं किया, नहू नहीं किया, नहे नहीं किया। तो नहीं शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में इन चीज़ों से, इन पदों से प्रभावित नहीं हुआ, इसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ध्यानपूर्वक शब्द का प्रयोग करें, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो, वह ध्यानपूर्वक देख रहा है, लड़की ने ध्यानपूर्वक देखा, लड़के ने ध्यानपूर्वक देखा, पूरी भीड़ ने ध्यानपूर्वक देखा। तो एक वचन कर दो, बहुवचन कर दो, स्त्रीलिंग कर लो, पुल्लिंग कर लो, ध्यानपूर्वक शब्द कभी नहीं बदल रहा है। लड़की देख रही है तो ऐसा नहीं होगा लड़की ने ध्यानपूर्वक ही देखा, ऐसा नहीं है। या लड़की ने ध्यानीपूर्वक देखा, ऐसा नहीं है। लड़की ने भी ध्यानपूर्वक देखा, लड़के ने भी ध्यानपूर्वक देखा। तो ध्यानपूर्वक शब्द जो हुआ ये अविकारी हो गया। तो आपको इन दो उदाहरणों से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अविकारी शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब की बात अलग होगी। आपको समझ में आ गया कुछ शब्द विकारी होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए वे विकारी शब्द कहलाए। विकार शब्द का तात्पर्य यहाँ पर रूप परिवर्तन से है, ठीक है। और कुछ शब्द अविकारी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंसेप्ट्स हैं संज्ञा को लेकर, जो अवधारणाएं थी ये वो हैं। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि असल में संज्ञा क्या चीज़ है, जिसके लिए हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।